दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। ईरान का अरब मुल्कों पर बड़ा हमला करने का प्लान, ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर इंटरनेट केबल काटने तक की तैयारी की रिपोर्ट। आखिर किस मुल्क पर जमीनी हमला करेगा ईरान? ईरान पर अमेरिका ने वियतनाम वॉर से भी ज्यादा फायर पावर बरसाई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का बड़ा दावा। क्या हूथियों के डर से सऊदी अरब ने तेल के जहाजों के ट्रैकिंग सिग्नल कर लिए बंद, रास्ता भी बदलने की खबर। गजा सीज फायर पर हमास के लीडर और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर की सीक्रेट और बड़ी मुलाकात, हमास ने रख दी बड़ी शर्त। और साउथ लेबनान में इजरायली फौजी कार्रवाई हुई तेज, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई दिनों तक चलने वाली जंग की तैयारी। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या ईरान एक अरब मुल्क के खिलाफ टैंक और फौजी उतारने जा रहा है, यानी वो जमीनी हमले का प्लान बना रहा है? क्या वाकई ईरान ने एक अजीम जंग लड़ने का प्लान बना लिया है? दोस्तों, आज ईरान और अमेरिका के बीच हुआ MOU खत्म हो रहा है और इसी के साथ वेस्टर्न मीडिया में ईरान की तरफ से अरब मुल्कों के खिलाफ नए तरह के हमलों की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। 17 अगस्त को सामने आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान गल्फ स्टेट्स यानी गल्फ के मुल्कों के खिलाफ पहले से भी ज़्यादा बड़े और अलग तरह के हमले करने की तैयारी कर चुका है। इस रिपोर्ट में दो खास तरीकों का जिक्र किया गया है। पहला, पर्शियन गल्फ में अंडर सी इंटरनेट केबल्स यानी समंदर के अंदर जो इंटरनेट के केबल्स हैं पर्शियन गल्फ में, उनको तहस नहस करना, यानी पानी के अंदर मौजूद वो केबल्स जिन्हें दुनिया भर के इंटरनेट और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के लिए अहम माना जाता है, उन्हें ब्लास्ट से या किसी चीज़ से उड़ा देना। दूसरा, गल्फ मुल्कों की शिया आबादी के बीच अनरेस्ट को हवा देने की कोशिश ये करेगा ईरान, ताकि इन मुल्कों के अंदर भी सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ाया जा सके। सुनिएगा, ये रिपोर्ट का दावा है, आदिल खान करेंगे। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है कि कुवैत के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस तक का ऑप्शन भी ईरान की तरफ से तैयार रखा जा सकता है अगर अमेरिका के साथ दोबारा सीधा टकराव शुरू होता है तो, यानी एक अरब मुल्क पर ग्राउंड हमला भी कर सकता है, ज़मीनी हमला कर सकता है ईरान। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब जून में साइन हुआ ईरान और अमेरिका का MOU अपने 60वें दिन की मियाद के आखिरी दिन में पहुंच चुका है, यानी आज, जबकि इसे आगे बढ़ाने को लेकर अब भी इख्तलाफ बने हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में MOU को रिवाइव करने की बातचीत में कोई ख़ास तरक्की होती दिखाई नहीं दी। यानी वेस्टर्न मीडिया का इशारा यह है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई और जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि गल्फ की इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सिक्योरिटी और यहाँ तक कि ग्राउंड ऑपरेशंस को भी जंग का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब असल सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या वाकई ईरान ने अगली जंग के लिए पहले से एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? ईरान की खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट को खुलकर सराहा है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर 16 अगस्त की रात को लिखा कि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने आखिरकार मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट बताता है कि मिडिल ईस्ट किस तरह एक साथ आ रहा है और अब ये मुल्क अपनी सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा असरदार तरीके से खुद संभाल सकेंगे। ट्रंप ने तीनों मुल्कों की लीडरशिप को मुबारकबाद भी दी और इस एग्रीमेंट को बड़ा, बोल्ड और पहला अहम कदम करार दिया। यानी जिस डिफेंस पैक्ट को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त बड़ी बहस चल रही है, अब अमेरिका भी खुले तौर पर इसे रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक अहम कदम बता रहा है। लेकिन ट्रंप भूल गए, न तुर्की मिडिल ईस्ट में आता है, न पाकिस्तान। तुर्की यूरेशिया में आता है, पाकिस्तान साउथ एशिया में, और वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट एक हो रहा है। असल में अब अमेरिका ये चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक खुद अपनी जंग लड़ें। ईरान की वॉर के बाद ये मेंटलिटी डेवलप हुई अमेरिका की कि खुद लड़ें, भले ही उन जंगों की शुरुआत खुद अमेरिका करे। असल में ट्रंप हल्के हल्के अपनी जान यानी अमेरिका का पीछा मिडिल ईस्ट से छुड़ा रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका ने वियतनाम जंग से भी ज़्यादा फायर पावर यानी गोला बारूद मिसाइलें अल्लम बल्लम सब कुछ ईरान पर इस्तेमाल कर दिया, वियतनाम से भी ज़्यादा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक प्रोग्राम में दावा किया जो ईरान के सरकारी टीवी IRIB पर कल रात दिखाया गया था। ये दावा वहीं किया गया। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जितनी फायर पावर इस्तेमाल की है वो वियतनाम वॉर के दौरान इस्तेमाल की गई फायर पावर से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी ऐसी मिलिट्री क़ुव्वत हासिल करनी होगी जिससे वो बार बार जंग और अमन के इस चक्कर में फंसने से बच सके। यानी गालिबाफ का कहना है कि ईरान को अपनी ऐसी क़ुव्वत तैयार करनी होगी जिससे आगे कोई भी दुश्मन ईरान पर हमला करने से पहले कई मर्तबा सोचे। क्या यमन के हूथियों के हमले से बचने के लिए सऊदी अरब अपने तेल से भरे जहाज़ों को इतने खुफिया तरीके से भेज रहा है कि अब उन जहाज़ों के ट्रैकिंग सिग्नल भी बंद कर दिए जा रहे हैं ताकि कोई आसानी से ये पता ना कर सके कि सऊदी अरब का कौन सा जहाज़ किस तरफ जा रहा है। 16 अगस्त की रात एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक यमनी हुथियों की तरफ से समंदर में लगातार बढ़ते खतरे के बाद सऊदी अरब ने लाल सागर में रेड सी से कच्चे तेल की खेप को दूसरे रास्तों पर भेजना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह से निकलने वाले तेल के जहाज़ अब अपनी आवाजाही, अपनी मूवमेंट छिपाने के लिए ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर रहे हैं ताकि उनकी सही लोकेशन का आसानी से पता ना लगाया जा सके। यानी सऊदी अरब अपने तेल और जहाज़ों को हूथियों के हमले से बचाने के लिए रास्ता भी बदल रहा है और अपनी आवाजाही को खुफिया रखने की कोशिश भी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी यही करेगा, कौन चाहेगा कि मेरा जहाज़ ठोक दो, मेरा तेल जला दो। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब रेड सी के रास्ते सीधे निकलने के बजाय अपना कच्चा तेल स्वेज़ नहर और मिस्र के सुभेद तेल पाइपलाइन के रास्ते आगे भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, तेल को महफूज तरीके से निकालने के लिए सऊदी अरब को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लंबे रास्ते की वजह से जहाज़ों का सफ़र कई गुना बढ़ गया है और ईंधन, नहर की फ़ीस, जो सेस कैनाल उसकी फ़ीस और दूसरी माल ढुलाई की लागत भी काफ़ी बढ़ रही है। यानी हूथियों के हमलों का असर अब सिर्फ जहाज़ों तक महदूद नहीं रहा बल्कि सऊदी अरब के तेल कारोबार, माल ढुलाई और उसके मुनाफे तक पहुँच गया है। एक बात और बता दूं कि ये खबर हिजबुल्लाह और हूथियों के हिमायत वाले मीडिया हाउस अल मायदीन ने छापी है। बढ़ते हैं आगे। यमन से एक और खबर। हूथियों ने सऊदी अरब को साफ वार्निंग दे दी है कि अगर जंग और ज़्यादा बढ़ी या बढ़ाई गई तो इस बार सऊदी अरब की ज़मीन और उसके मफाद भी महफूज नहीं रहेंगे। हूथियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक सीनियर मेंबर हैं अब्दुल अजीज़ बिन हफ्तूर। उन्होंने 16 अगस्त की रात एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यमन अपनी ज़मीन को तब जंग का मैदान बनने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा जब सऊदी अरब की ज़मीन और उसके मफाद इस टकराव से बाहर रहें, महफूज रहें। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर रियाद यानी सऊदी अरब यमन के ख़िलाफ़ अपनी मिलिट्री तैयारियां और प्रेशर बढ़ाता रहा तो जंग बढ़ने की सूरत में सऊदी अरब की ज़मीन और उसके मफाद भी इसकी जद में आ सकते हैं। 16 अगस्त की रात मिस्र में एक ऐसी बड़ी मुलाकात हुई जिसने गजा जंग के बाद चल रही डिप्लोमेसी की पूरी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। हमास के पॉलिटिकल लीडर, नए नए लीडर बने खलील अल हैया और हमास के दूसरे लीडर्स की मुलाकात अमेरिका के ख़ास एनवॉय जैरेड कुशनर से हुई, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और गजा सीज़ फायर से जुड़े ट्रंप के प्लान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभा रहे हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस हमास को इसराइल और अमेरिका लंबे वक्त से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते रहे हैं, उसी मूवमेंट के लीडर्स के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट का ख़ास एनवॉय, उनका दामाद, एक टेबल पर बैठकर गजा के मुस्तकबिल और सीज़ फायर पर बातचीत कर रहा है। ये गज़ब सीन है, सोचिए ज़रा इसे। यानी मीटिंग छोटी नहीं थी और इसके पीछे मकसद भी काफ़ी बड़ा था। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास की लीडरशिप ने कुशनर को गजा में इसराइल की सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों और लगातार जारी हमलों के बारे में ब्रीफ किया। फ़लस्तीनी सोर्स के मुताबिक कुशनर ने यह भी कहा कि अमेरिका गजा के लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के किसी भी प्लान को मंजूर नहीं करता। वहीं एक दूसरे हमास ऑफिशियल के मुताबिक हमास और कुशनर की ये मुलाकात अल अलमैन शहर में हुई थी और मकसद ये था इस मुलाकात का कि ट्रंप के रोड मैप में लिखी शर्तों को अमली जामा पहनाया जा सके और
वेरीफाई किए जा सकने वाले कदमों में बदला जाए। लेकिन यहाँ अमेरिका की शर्त भी साफ थी, हमास को गजा की हुकूमत से पूरी तरह हटना होगा, अपने तमाम हथियार और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ना होगा और गजा के मुस्तकबिल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा। यानी गजा का मुस्तकबिल का जो निज़ाम होगा उसमें हमास कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। इस मीटिंग में मिस्र की इंटेलिजेंस के चीफ हसन रशाद, कतरी डिप्लोमेट अली अल थवारी, एक सीनियर तुर्की ऑफिसर, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के एनवॉय निकोलाई माल्देनोव और ब्रिटेन के साबिक प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी मौजूद थे। दोस्तों, इस मुलाकात की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं कि कुशनर और हमास लीडर्स एक साथ बैठे। असल बात यह है कि अब गजा के सीज फायर और अगले फेज के रोड मैप पर अमेरिका, मिस्र, कतर, तुर्की और हमास के लीडर्स एक ही बातचीत में शामिल हैं, जबकि इसराइल खुद इस रोड मैप को रिजेक्ट कर चुका है। अब देखना यह है कि ये मुलाकात गजा में सीज फायर को आगे बढ़ाने का रास्ता खोलती है या फिर हमास के हथियार और गजा की हुकूमत जैसे मुद्दे इस पूरी कोशिश को फिर से मुश्किल में डाल देते हैं। हमास ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से कहा है कि इसराइल को गजा प्लान कबूल करने पर मजबूर किया जाए। ये दूसरी खबर है इसी ज़मीन की। 17 अगस्त को सामने आए हमास के बयान के मुताबिक काहिरा में जैरेड कुशनर और गजा सीज फायर के मीडिएटर्स और गारंटर्स के डेलीगेशन के साथ मुलाकात में हमास ने ट्रंप के प्लान के सेकंड फेज के रोड मैप को कबूल करने की बात दोहराई। हमास ने कहा कि रेजिस्टेंस ने सीज फायर के पहले फेज पर पूरी तरह अमल किया है, लेकिन उसके मुताबिक इसराइल ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। ज़मीन पर मिलिट्री ऑपरेशंस इसराइल ने बढ़ाए और गजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज़्यादा गहरा कर दिया। हमास ने यह भी कहा कि इसराइल ने ट्रंप के रोड मैप को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इसी वजह से हमास ने मीडिएटर्स और बोर्ड ऑफ पीस से कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसराइल को पहले फेज की तमाम शर्तों पर अमल करने के लिए मजबूर किया जाए, ये भी हमास का कहना था, और सीज फायर की खिलाफ वर्जी बंद करवाई जाए, फ़लस्तीनियों की जान लेने और गजा में मिलिट्री इनकर्जन्स का सिलसिला भी रोका जाए, ये भी हमास की डिमांड थी। हमास ने साथ ही सेकंड फेज के रोड मैप पर रजामंदी और उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको अमल में लाने के लिए बाकायदा एक टाइम टेबल तैयार करने की मांग भी की। दोस्तों, हमास की तरफ से अब गेंद मीडिएटर्स यानी बातचीत कराने वाले और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के पाले में डाल दी गई है और साफ कहा गया है कि अगर सीज फायर को आगे बढ़ाना है तो इसराइल को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। बात लेबनान की, जहां एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। लेबनान में इसराइल अब कई दिनों तक चलने वाली शदीद फौजी कार्रवाई के लिए तैयारी करता दिखाई दे रहा है और साउथ लेबनान में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इतवार की शाम सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज कई दिनों तक लगातार और तेज लड़ाई के इम्कान के लिए तैयारियां कर रही हैं। इसराइली फोर्सेस अली ताहिर रिज और ब्यूफोर्ट के इलाके में हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कार्रवाई जारी रखे हुए है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में टकराव और ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी मामला अब सिर्फ 1-2 एयर स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं दिख रहा, बल्कि इसराइल कई दिनों की लगातार फौजी जंग के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।